नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे बारिश, बाढ़ और मध्य प्रदेश पर आए संकट की। पूरा मध्य प्रदेश बारिश और बाढ़ की चपेट में है। पूरे प्रदेश में अब तक 35% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में अभी भी बारिश का हाई अलर्ट है। कुदरत के इस कहर के आगे सरकार पस्त है। लाख कोशिशों के बाद भी बारिश और बाढ़ से हो रही बर्बादी को रोकने के लिए सरकार कुछ खास कामयाब नहीं हो पा रही। सवाल यह है कि समय रहते बाढ़ से निपटने के कुछ पुख्ता इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए जाते। आसमान से आफत की बारिश, मध्य प्रदेश हुआ हलकान, शहर शहर सैलाब। बारिश और बाढ़ से कब मिलेगी राहत? मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लोग भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं और तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रीवा और सतना समेत कई इलाकों में बाढ़ से हालात बदतर हैं। तमस नदी उफान पर होने की वजह से रीवा और सतना के कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। यहां वायुसेना और आर्मी रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। भारी बारिश के बीच सरकार भी लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। रीवा में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बाढ़ और बारिश से करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 16,000 लोगों के लिए शिविरों में रहने की व्यवस्था की गई है। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई दौरा किया और राहत कैंप में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत कैंप में पीड़ितों को अपने हाथों से खाना भी परोसा। जहां मौजूद लोगों ने राहत शिविर की व्यवस्था पर संतोष जताया है। 4-5 दिन हो गए, रक्षाबंधन से रुके हैं। ठीक है सब व्यवस्था? हाँ ठीक है भैया, पर सब पूरा बह गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बोल तो गए हैं भैया कि अब बिटिया की शादी करने का था तो देने के लिए बोले हैं, तो बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और सब ये नगर निगम भी कर रहे हैं। और यहाँ के जो है तब ये इतने हैं शासन का आदेश के मतलब यहाँ हमारे लोगों को छाया का व्यवस्थित किया जाए। रीवा के ही कुछ इलाकों में लोगों ने प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की तो कई जगहों पर सीएम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। सीएम का काफिला जैसे ही रीवा के पद्मधर कॉलोनी में रुका, लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और विरोध करने लगे। सबसे ज्यादा नाराजगी लोगों को प्रशासन के रवैये से थी। लोगों का आरोप है कि फोन करके परेशानी बताने पर भी अधिकारी फोन काट देते हैं, कुछ तो गालियां तक देते हैं। खाने के लिए अनाज नहीं बचा, हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? सामान की तो बात छोड़िए, प्रशासन ने बिल्कुल फिर के नहीं देखा कि अब मर रहे हैं। बच्चों को नहीं बचाया, बड़ों को तो बात नहीं। किसी तरह की कोई मदद नहीं। यहाँ से जब रेस्क्यू डिपार्टमेंट को फोन किया जाता था, फोन भी काट देते थे। प्रशासन द्वारा कोई हमको सुविधा नहीं मिली है। प्रशासन द्वारा गाली हमको जरूर मिली है, जो कि अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर थे। हालांकि सीएम ने लोगों को भरोसा दिया कि उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। यहाँ राहत शिविरों में मैं अभी रीवा में आया हूँ। झिरिया नाले में के जो दोनों किनारे जो लोग बसे थे, उनके सारे मकान डूबे हैं, जो उन्होंने बताया है। कई ध्वस्त भी हो गए हैं, सामान बह गया है। सारी व्यवस्था सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियों, नहरों के साथ साथ लगभग सभी डैम पानी से लबालब हैं। राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में भी लगातार तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से भोपाल के कोलार डैम के 2 गेट आज खोलने पड़े। इससे पहले भोपाल में ही जुलाई में हुई तेज बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने पर भदभदा डैम के गेट कई बार खोलने पड़े थे। वहीं कोलार डैम में मछली पकड़ने के दौरान 3 युवक बहने लगे, जिन्हें नगर निगम के अमले ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बचाया। बारिश और बाढ़ की वजह से नरसिंहपुर के चरहाई इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। घटना में एक ही परिवार के 4 लोग मलबे में दब गए थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाला। मलबे से निकाले गए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है।
उज्जैन में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। बारिश के चलते एक बुजुर्ग को शमशान तक नसीब नहीं हुआ। परिवार वालों को घर के सामने ही बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करना पड़ा। दरअसल सामरखेड़ी गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, लेकिन गांव से शमशान घाट जाने वाले रास्ते की पुलिया पानी में डूब गई है। ऐसे में शव को ले जाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा परिवार वालों को घर के सामने ही शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मंदसौर में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। यहां गांधी सागर बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से गांधी सागर डैम के गेट खोलने पड़ सकते हैं। ऐसे में राजस्थान के कोटा और रावत भाटा में बाढ़ आ सकती है। मंदसौर में अब तक कुल 33 इंच बारिश हो चुकी है। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से इन इलाकों को खाली करा दिया गया है। वहीं शिवना नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके कारण आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खाली कर लिया गया है। मौसम विभाग की माने तो नीमच, आगर, मंदसौर, रतलाम और राजगढ़ जिले में और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही गुना, इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, विदिशा, देवास और झाबुआ में अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब तक 35% अधिक बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीवन हलकान कर रखा है। सवाल है कि पुरानी इमारतों को चिन्हित करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर शहरों में सीवरेज की पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों बारिश में नगर निगम के सभी दावे हवाई साबित हो रहे हैं? जल निकासी की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं किया जाता? रीवा से अंचल शुक्ला, भोपाल से शरद श्रीवास्तव और मंदसौर से मनीष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीर आपने देखी और तस्वीर को देखने के बाद यही समझ में आता है कि मुश्किल में मध्य प्रदेश जरूर है, लेकिन मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर चाहे आप प्राकृतिक आपदा की बात करें या फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, हर तरफ मुश्किलें बहुत बड़ी नजर आ रही हैं। ऐसे में चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर मध्य प्रदेश जो मुश्किल में फंसा है, आखिर इसका हल क्या है, किस तरीके की तैयारियां हो रही। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला, खनिज मंत्री और रीवा के स्थानीय विधायक, रजनीश अग्रवाल, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एमपी कांग्रेस, रायपुर से पीएल देवांगन, मौसम वैज्ञानिक, और सिद्धार्थ रोकड़े, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट, और मैहर से जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देवेश, आपके पास आना चाहेंगे। फिलहाल की बात करें तो क्या स्थिति है बाढ़ की, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है? देखिए, बाढ़ को लेकर के सेना की मदद ली जा रही है। खासतौर पर रीवा और सतना के जो इलाके हैं, नदी से सटे हुए इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार पानी भराव की स्थिति बनती जा रही है। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। लगभग 17,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन लोग इस समय राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा क्षेत्र का दौरा किया है। हवाई सर्वेक्षण के अलावा जमीनी स्तर पर भी सर्वे किए गए हैं, जिनमें जो राहत और बचाव कार्य हैं उनका जायजा लिया गया है। हालांकि कई इलाकों पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आम लोग जो है वो काफी नाराज हैं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था उस स्तर की नहीं है जिससे बाढ़ से निपटा जा सके, और लिहाजा लोगों में आक्रोश भी है। और साथ में इस बात को लेकर के भी लोग आक्रोशित हो रहे हैं कि मदद जिस तेजी के साथ मिलनी चाहिए उस तेजी के साथ लोगों को नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर कह रही है कि कोशिशें की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे हैं और हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों को देख रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। दो तस्वीर निकलकर सामने है, आपने रिपोर्ट में सुना भी कि हेल्पलाइन पर कॉल करिए तो उनको नंबर दर नंबर मिलते हैं, वक्त पर मदद नहीं मिलती, और कई मामले तो ऐसे सामने आए जहां पर मदद तो छोड़िए, गालियां मिल रही हैं। क्या इस पर निगाहें हैं आपकी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय ये जो जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इस प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है, निश्चित रूप से वो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ में प्रशासन भी जुटा है। जो बाढ़ के हालात हैं, उन्हीं बाढ़ के हालातों के बीच में प्रशासन भी निवास करता है, वास करता है। इसके बावजूद भी रात हो या दिन पूरी मेहनत के साथ में, पूरी संवेदनशीलता के साथ में जुटा है। जब बाढ़ से पीड़ित घिरे हुए होते हैं तो हर एक को अपेक्षा होती है कि तत्काल उसके पास में प्रशासन पहुंचे, और वही कोशिश करने के लिए
पूरा प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री जी भी इसीलिए मौके पर मौजूद है। वो यहाँ बैठकर मुख्यमंत्री निवास पर आराम नहीं कर रहे या आराम से यहाँ केवल निरीक्षण या निर्देश नहीं दे रहे, बल्कि वो जो बाढ़ जहाँ है वहां भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पूरी जो राहत कार्य है उनका जायजा स्वयं ले रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और कोई कोर कसर किसी को राहत देने में नहीं छोड़ी जा रही है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में केवल प्रशासन ही नहीं, प्रशासन को जहां तकनीकी रूप से और जहां एक संवेदना के साथ में जुटने की जरूरत होती है वो तो जुटता ही है, इसके साथ साथ में बाकी समाज के लोगों को भी जुटना चाहिए, सेवा का अवसर एक अपना देना चाहिए। मुझे लगता है जब सब एक साथ खड़े होते हैं तो कितनी बड़ी भी प्राकृतिक आपदा क्यों ना हो, हम उससे बाहर निकलते हैं, हमारे लोगों को भी बाहर निकालते हैं। मुझे लगता है कि सरकार जुटी है, पूरी ताकत के साथ जुटी है, पूरी संवेदना के साथ जुटी है। बाकी समाज के लोग भी, अन्य लोग भी इस प्रकार के स्वयंसेवी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर मौजूद हैं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि अगर कोई लापरवाही बरतता है तो वो बख्शा जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी एक नागरिक है, एक मानवीयता के नाते उसको भी अपना परिचय देना चाहिए, केवल एक कर्मचारी अधिकारी नहीं। बिल्कुल। और ऐसे में जब मैहर में बबलू मार्टिन नाम के शख्स ने 2 जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे में अगर प्रशासनिक अमला गाली दे तो फिर स्थिति बेहद गंभीर है। पंकज चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से सरकार मैदान में है, मुख्यमंत्री मैदान में है, क्या संतुष्ट हैं आप? देखिए अवधेश, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो सरकार यदि मैदान में है तो वो कृपा नहीं कर रही है, उनका नैतिक और राजनीतिक दायित्व है। उनको मध्य प्रदेश की जनता ने चुना इसलिए कि जब आपत्ति विपदा की स्थिति आए तो सरकार उनके साथ खड़ी दिखे। पर जो आपकी रिपोर्ट स्थापित करती है वो ये स्थापित करती है कि सरकार उस मामले पर फेल है। और उसका कारण अवधेश बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थितियां बनना ही रातों रात अचानक नहीं बनी है। बिल्कुल। अब हम उस स्थिति में, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आपने पैनल में जोड़े वो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि मध्य प्रदेश की यदि मैं चर्चा करूं तो मध्य प्रदेश में भोपाल, राजधानी भोपाल एक डॉपलर ऑर्डर करके एक यंत्र लगा है जो 3 घंटे पहले पूरे मध्य प्रदेश में, बल्कि सेंट्रल जोन में कहां कितनी बारिश है इसका अनुमान देता है। और इसका प्रमाण यह कि उज्जैन में सिंगर्स में डॉपलर ऑर्डर की मदद से दूसरी बार जब बाढ़ की स्थिति बनी, अतिवर्षा की स्थिति बनी, तो लोगों को बचाया जा सका। तो सरकार को इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए कि जब मौसम विभाग की चेतावनी जो अब लगभग 95% सटीक बैठती है, उसके बाद सरकार क्या करती है अवधेश? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी तैयारी होना चाहिए, इस पर सरकार क्या करती है? मध्य प्रदेश में एक विभाग है पूरा, उसके लिए एक कमेटी जिसमें मुख्यमंत्री जो 8 मंत्री शामिल हैं, जिसमें नियम है कि हर 6 महीने में इनकी बैठक हो। चीफ सेक्रेटरी और 8 PS की एक कमेटी जिसका नियम है कि हर 6 महीने में उनकी बैठक हो। संभाग स्तर पर कमिश्नर और अधिकारियों की समिति है, जिले पर कलेक्टर और अधिकारियों की समिति है। पर अवधेश, दुर्भाग्य की बात है कि ये सब तब चेतते हैं जब पानी गले गले तक आ जाता है। उसके पहले ये लोग कोई बैठक नहीं करते, कोई तैयारी नहीं करते। यदि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो उसके बहुत साफ तौर पर नॉर्म्स हैं कि बाढ़ आने की स्थिति के पहले क्या करना है, बाढ़ आने की स्थिति में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और हैरानी की बात है अवधेश कि ये सब मध्य प्रदेश के सरकार के नियमों और कागजों की किताबों में है, यथार्थ के धरातल पर नहीं है। स्थिति इसलिए विकराल है। एक महत्वपूर्ण बिंदु और जोड़ना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जितनी वाटर बॉडीज हैं, पूरे 51 जिलों में चाहे नदी नाले जो हो वो अतिक्रमण की चपेट में है। ना वहां ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था, न सीवेज की व्यवस्था। ठीक है, मतलब ये तमाम दिक्कतें हैं। रजनीश जी, आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। रजनीश जी, लापरवाही, मेरी बात पूरी हो जाए। मेरा आग्रह है कि सरकार की नाकामी और सरकार की लापरवाहियां ज्यादा है। यदि ड्रेनेज और सीवरेज को कंट्रोल किया होता, कैचमेंट एरिया का ध्यान रखा होता और नदी का फ्लो एरिया, उस वाटर बॉडी का फ्लो एरिया, और अवधेश मैंने जितना विज्ञान पढ़ा है उसमें यह तय है कि ये वाटर बॉडीज की जो फ्लो एरिया है वो लगभग 100 साल तक कांस्टेंट होते हैं, पर सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है। और जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो मुख्यमंत्री जी नौटंकी करने, जनता को दिखाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और किस प्रकार के ड्रामे करते हैं सब हम जानते हैं। ठीक है, रजनीश जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए मुझे अवधेश जी, मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार की राजनीति इस प्राकृतिक आपदा पर भी पंकज जी की पार्टी कर रही है वो बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है। ऐसे मौके पर इनको शर्म भी नहीं आती। अगर इतनी भीषण प्राकृतिक आपदा आई है और उस आपदा में भी मध्य प्रदेश का प्रशासन मुस्तैद है, कोई बड़ी दुर्घटनाएं नहीं घट पाई क्योंकि मध्य प्रदेश का प्रशासन समय से पहले मुस्तैद था और जिस प्रकार की बारिश आई उसकी आशंका को लेकर भी तैयारियां की गई थी। इसीलिए समय समय पर न केवल अलर्ट जारी किए गए कलेक्टर के द्वारा, SDM के द्वारा या नीचे अधिकारियों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि छोटे छोटे मजरा टोलों में लोग निवास करते हैं, उनको बचाने की भी कोशिश होती है। जो दुर्घटनाएं घटी है वो लापरवाही
लापरवाहियों से भी घटी है, आप स्वयं इस बात को दिखा रहे हैं। लेकिन हमने राहत शिविर खोले, हमने नाव वहां मुस्तैद किए, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, तमाम लोग वहां मुस्तैद हैं, अधिकारी कर्मचारी रात दिन एक करते हुए, जो बाढ़ में खुद स्वयं प्रभावित उनके परिवार हैं उसको नजरअंदाज करते हुए वो दूसरों के परिवार को बचाने में लगे हुए। मुझे लगता है राजनीति करने का समय नहीं है, सेवा करने का समय होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी मौके पर मौजूद हैं। उस जहां इस प्रकार की विपदा आई है, आपदा आई है, प्रकृति का प्रकोप है, वहां मुख्यमंत्री जी गए और मुख्यमंत्री जी नौटंकी करते हैं या संवेदना के साथ में सेवा भावना के साथ जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस नहीं समझ सकती, क्योंकि ये सामंताओं की और राजा महाराजाओं की पार्टी है। ठीक है, पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी आप जवाब तो दीजिए, लेकिन एक सवाल और इसमें मैं जोड़ रहा हूं कि क्या कांग्रेस का कैडर भी इस मुश्किल के मौके पर उतरा है कि ठीक है थोड़ी सही लेकिन मदद दी जाए लोगों को? बिल्कुल। मैं पहले रजनीश के सवालों का उत्तर दे दूं कि उन्होंने कहा कि जनता की लापरवाही जैसे हादसे होते, ये बहुत शर्मनाक है। सरकार की लापरवाही को जनता की लापरवाही बताया। मैंने यही सवाल किया था कि जनता को कब जागृत किया बाढ़ के विषय पर। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने परसों निर्देश जारी कर दिया कि पूरे बघेलखंड क्षेत्र के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बाढ़ के मामले में जनता की मदद करो। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस मामले में जुटा, पर हम राजनीतिक नौटंकी नहीं करते, हम दुर्घटना से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है और ये उनसे आग्रह किया है कि जीएसटी को लेकर जो एक दिन का सत्र 24 अगस्त को प्रस्तावित है उसमें नियम 132 के तहत बाढ़ के मामले पर चर्चा हो। तो कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाती बीजेपी अपने गिरेबान में झाके। मध्य प्रदेश में 3000 मकान स्थायी रूप से ध्वस्त हो चुके हैं, 70 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 लाख से अधिक परिवार विस्थापित हैं, 20,000 मकान आंशिक रूप से ध्वस्त हुए और सरकार सो रही है। आज मुख्यमंत्री जी रीवा पन्ना का दौरा कर ये जताने की कोशिश करें कि सरकार मदद कर रही है। शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री जी उनकी सरकार को कि उनकी लापरवाही के चलते मध्य प्रदेश में इतने लोगों को काल कबलित होना पड़ा। मध्य प्रदेश में लाखों परिवार आज विस्थापित हैं, उनकी सुनने वाला नहीं है। आपके चैनल पे लोग बता रहे हैं कि उनको लोग गाली बकते, उनको मदद नहीं करते, सहयोग नहीं। तो ये शिवराज जी की सरकार है, ये संवेदनशील है। मुझे लगता है कि सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इनको लाज आना चाहिए कि जिस प्रकार की निर्लजता का काम मध्य प्रदेश प्रशासन और शिवराज जी की सरकार कर रही है उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। अवधेश आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, निर्देश जारी हो गए और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सत्र में ये बाढ़ पीड़ितों का मामला उठाने की बात कह दी। यानी राजनीति करेंगे, विधानसभा में भी राजनीति करेंगे और स्टूडियो में भी राजनीति करेंगे। मौकों पर कौन है आपके कैमरा देख सकते हैं और लोग भी जानते हैं, समझते हैं। वहां प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री है, अपने कुछ और पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं। सांसद भी अपना वेतनमान देंगे और तमाम जो बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचानी वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते कर रही है। बिल्कुल, ये होनी भी चाहिए। पीएल देवांगन साहब हमारे साथ बने, मौसम वैज्ञानिक। देवांगन साहब, इस चर्चा में एक बात निकलकर सामने आ रही कि कई समितियां बनाई गई हैं, मौसम विभाग काफी तकनीकी रूप से सक्षम है। कब बीजेपी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, पंकज जी आपके पास आएंगे, जरा मौसम वैज्ञानिक से समझ लेते हैं। देवांगन साहब, जो बाढ़ की स्थिति है, क्या इससे आपने प्रशासन और सरकार को वाकिफ करवाया था? 2018 में कर देगी जनता। आपके मुख्यमंत्री करते हैं, देखिए ऐसा है, हम लोग सेवा करते हैं, राजनीति शिवराज जी करते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी करते हैं और जनता ध्वस्त करेगी 2018 में बीजेपी को। ठीक है देवांगन साहब, देखिए ऐसा है जी, ऐसा है कि अभी जो मध्य प्रदेश की हालात बनी हुई है उसके लिए मैं नेताओं से अनुरोध करूंगा कि पार्टी के माननीय नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे राजनीति के बजाय यदि जनता की सहायता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे मौसम विभाग के द्वारा जो है सैटेलाइट के माध्यम से, रडार के माध्यम से, उसके अलावा जो सरफेस लेवल में ऑब्जर्वेशन होते हैं, मौसम आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, इसके माध्यम से 24 से 72 घंटे पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि भारी वर्षा होने की संभावना है। और उससे जैसे जो कम दबाव का क्षेत्र बनता है इसकी संभावना हम लोग को 3-4 दिन पहले ही पता चल जाता है जी। और किस क्षेत्र में उसका प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है, ये सब के बारे में उस क्षेत्र के लिए प्रदेश शासन को या रेलवेज को या डैम वालों को, जल संसाधन विभाग को और भी महत्वपूर्ण जो एजेंसीज है, जैसे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है
या इन सब एजेंसियों को 24 से 72 घंटे पहले ही आगाह किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि भारी वर्षा होने की संभावना है और इसके लिए बाढ़ की स्थिति बढ़ सकती है। मतलब कुल मिलाकर 2 से 3 दिन पहले सबको सब कुछ पता होता है कि हालात खराब होने वाले हैं। सिद्धार्थ रोकड़े साहब हमारे साथ बने हुए कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल पता रहता है। सिद्धार्थ साहब, जिस तरीके के हालात बने हैं, एक कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट के नाते क्या आपको लगता है कि पहले अगर इन चीजों पर ध्यान दिया गया होता तो हालात काबू में आ सकते थे? और जो ड्रेनेज सिस्टम की बात आती है उसमें क्या कमी लगती है कि शहरों में पानी घुस गया, हालात अब संभल नहीं रहे संभाल के? देखिए, ऐसा है, प्री मानसून मेंटेनेंस एक्टिविटीज एक बहुत नॉर्मल रूटीन होता है जो हम सभी कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हो, रोड स्ट्रक्चर्स हो, सीवरेज वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर्स हो, इन पे प्री मानसून मेंटेनेंस करने के प्रावधान होते हैं। खासकर जो हम सड़कों की स्थिति देखते हैं पूरे प्रदेश में, अगर हम सड़कों की स्थिति देखें और खासतौर पे अगर हम भोपाल की बात करें तो जो स्थिति होती है प्री मानसून मेंटेनेंस में कि स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से मुझे नजर आता है कि कोई अगर इसकी हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए और ये मेंटेनेंस पहले से करो तो हमें शायद स्थिति इतनी विकराल ना मिले जितनी की देखने में मिलती है। जहां तक बिल्डिंग्स का सवाल है या जहां पे ब्रिजेस का सवाल है, जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अधिक वर्षा हुई और नो डाउट वर्षा बहुत अधिक हुई है, कम समय में ज्यादा जब पानी बरसता है तो उसको प्रेशर या जो फोर्स होता है पानी का वो बहुत अधिक हो जाता है और जिसके कारण बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पर कुछ स्ट्रेस ज्यादा आती है, जिससे कि उसको झेलने के लिए उसकी डिजाइन वैसे उपयुक्त होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो पहले जो स्ट्रक्चर जो वाटर बॉडी के पास में है, ऐसी बिल्डिंग्स जो वाटर बॉडी के पास में हैं, ऐसी बिल्डिंग्स पे खास तौर पे देखने की आवश्यकता है कि अगर अधिक पानी वर्षा हो रही है, जिसका कि जैसे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ हैं महोदय, उन्होंने बताया कि पहले से इंफॉर्मेशन रहती है कि ज्यादा से अधिक वर्षा हो रही है, तो क्यों ना ऐसे स्ट्रक्चर्स पर हम पहले से उन्हें चिन्हित करके। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मैहर में जो हादसा हुआ, हाउसिंग बोर्ड की जो बिल्डिंग गिरी, उसमें एसडीएम ने पहले ही रिपोर्ट भेज दी थी कि ये बिल्डिंग जर्जर है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हादसा सबके सामने है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो रजनीश जी आपसे भी इन सवालों का जवाब लेंगे। पंकज जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं और देवेश भी मैहर से लगातार बने, उनसे भी इस पूरी बाढ़ और बारिश का अपडेट लेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। प्रायोजक हैं पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश, सुंदर ओजपूर्ण व कोमल त्वचा के लिए प्रकृति का वरदान। लक्स कोजी इनरवेयर, सुनो तो अपने दिल की। लिव प्योर, इंडिया फर्स्ट स्मार्ट आरओ वाटर प्यूरिफायर और मिसाइल हिमांगो, मिसाइल ही दागो, असली मिसाइल की पहचान, 2 तलवारों का निशान। जनरेशन स्कॉर्पियो। कॉलेज रियूनियन है, सो एक्साइटिंग, पर मैं नहीं जा रही हूँ। कैसे जाऊँ? ऐसे बन जाओ स्लिम विद न्यूट्री स्लिम, एक आयुर्वेदिक ड्रिंक जो बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर स्लिम होने में मदद करे। यू स्टिल लुक लाइक अ कॉलेज गर्ल। ऑफ कोर्स आई डू। स्लिम होने के लिए आयुर्वेद न्यूट्री स्लिम पाउडर और कैप्सूल, सेफ एंड नेचुरल। क्या हुआ? केक नहीं काटना है? पढ़ाई तो करनी है। वही लंबे पावर कट का प्रॉब्लम। लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस बैटरी की जोड़ी दे, लंबा पावर बैकअप। अब पार्टी भी और पढ़ाई भी। लुमिनस, जिसपे देश करे भरोसा। आपके इस खुशहाली का राज क्या है? लाखों किसानों की तरह मैंने भी मिसाइल अपनाया और भरपूर कमाया। क्रिस्टल मिसाइल, एक असरदार कीटनाशक। मिसाइल ही मांगो, मिसाइल ही दागो, असली मिसाइल की पहचान, 2 तलवारों का निशान। चलो बेबी, आर यू रेडी? बेबी, चेकिंग रिजर्वेशन, वेट नो। नो वेट। Waiter! Baby? My favorite band, wait no. No wait. Faster and Vivo V-Series. Faster than faster. Vivo smartphone. वाइब्रेंट PI का एक नया कीटनाशक है। वाइब्रेंट उन तनाछेदक और पत्ता लपेट कीटों पर भी नियंत्रण करता है जिस पर मौजूदा कीटनाशक प्रभावी नहीं है।
वाइब्रेंट बेहतरीन सुरक्षा के कारण मजबूत और अधिक उत्पादक कल्ले देता है, जिससे कि उच्च गुणवत्ता वाली स्वस्थ व अधिक पैदावार होती है। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। जुपिटर जब कार सर्विस फ्री हो। सबको अच्छे से चेक करो जी। क्लच, सस्पेंशन शुरू पिछली बार किया। हाँ तो फिर से करो और एसी भी चेक करो। एसी? हाँ एसी। कार सर्विस पेड हो। गर्मी लग रही है ना, एसी सर्विस कराना पड़ेगा। एसी तो मैं वैसे भी नहीं आता। डेंट तो बनवाना पड़ेगा। डेंट नहीं है, डिम्पल है, डिम्पल। मिस्टर डिम्पल, जब फ्री सर्विस खत्म हो जाए तो चले आइए महिंद्रा फर्स्ट चॉइस एनी कार सर्विस, जहां आपको मिले ऑनेस्ट एडवाइस और सर्विस, तो फ्री के बाद फर्स्ट चॉइस। प्योर हनी के नाम पर आपके मनी की लूट करने वालों से पतंजलि ने बचाया तो लूट करने वालों ने FSSAI के नाम पर भ्रम फैलाया। पतंजलि हनी प्योरिटी की डबल गारंटी भारत सरकार की संस्था BIS तथा FSSAI द्वारा निर्धारित 100 से भी अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा है पतंजलि हनी। इतने कम पैसे? इतनी खराब धान के इससे ज्यादा पैसे कोई नहीं देगा। ला मुनीम, मेरे पैसे दे। ये लो। इतने पैसे कैसे कमाए? लेऑन इंसेक्टिसाइड इंडिया के ट्रैक्टर ब्रांड पल्सर। धान में शीत ब्लाइट रोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फफूंदी नाशक पल्सर। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जिम्मेदार अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को राहत कैंपों में रह रहे लोगों के लिए पेयजल और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही साथ हर प्रभावित परिवार को 50 किलो अनाज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मकानों के नुकसान के लिए 6 से 95,000 तक की आर्थिक मदद और पशुओं की मौत पर 30,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। यही नहीं, बारिश की वजह से हुई मौतों के मामले में पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सर्वे करने और सर्वे की टीम में 5 लोग शामिल करने का निर्देश दिया है। उसके साथ ही साथ नदियों के किनारे बसे लोगों को विस्थापित करने के लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। जहां तक मकानों का सवाल है, झुग्गी झोपड़ियां जो बिल्कुल छोटी छोटी थी, वहां हम लोगों ने तय किया कि पन्नी के अलावा 6,000 रुपए की राहत की राशि वहां दी जाएगी। कच्चे जो मकान हैं और वो मकान पूरी तरह से अगर नष्ट हो गए हैं तो आकलन के आधार पर 95,000 रुपए तक की राशि, जैसे नुकसान होगा उसका आकलन होगा, उनको दी जाएगी। तत्काल जो आवश्यकता है तो मैंने निर्देशित किया है, प्रशासन पूरी ताकत से अलग अलग टीमें लगी हैं। अभी सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था, जो लोग शिविरों में उनके भोजन की व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन जो अब घर लौट रहे हैं उनके घर भी भोजन बनाने की परिस्थितियां अभी नहीं बनी है, उनको बना हुआ भोजन मिले, ये इंतजाम करने पड़ेंगे। बड़ी मात्रा में मलबे की सफाई का एक इशू है, क्योंकि घरों में जो पानी आया है, रोड पे जो पानी आया है, उसके कारण वो मिट्टी या जिसको हम मलबा है वो छोड़ गया है। वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, मलबे की सफाई का काम हो, उसके लिए अमला बढ़ाना पड़ेगा। अमला बढ़ा के लिए वो सफाई का काम तेजी से करेंगे ताकि बीमारियां ना फैल पाए। तो तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश कहर बनकर टूटी है। लगातार भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। कुदरत के इस कहर में भगवान भी हलकान है। हम आपको उज्जैन और मंदसौर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं, लेकिन इन सब के बीच जल समाधि मंदिर ले रहे हैं। मंदसौर में भी लगातार बारिश से शिवना नदी उफान पर है। इंसान तो इंसान, भगवान भी बाढ़ से परेशान है। आलम यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर भी पानी में डूब रहा है। तो कुल मिलाकर हालात ये बन रहे हैं। देवेश के पास रुक करते हैं। देवेश, जिस तरीके से तस्वीरें बन रही हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरी नजर बनाकर रखी गई है। मैहर की अगर बात करें तो किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या वहां के लोग उस ऑपरेशन से संतुष्ट हैं?
देखिए, कल जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद लोगों में आक्रोश है। अब तक जो पानी है उस इलाके में जो भरा हुआ है उसे निकाला नहीं गया है। उसको लेकर के आज सुबह से ही लोग आक्रोशित नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा है। जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उस दौरान जो प्रशासनिक अमला होता है वो वहां पर मौजूद होता है। मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, वो अधिकारी सुनते हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का जाना होता है अधिकारी जो है वो बेपरवाह हो जाते हैं और मौके पर जो कामकाज होना चाहिए वो नजर नहीं आता है। क्योंकि आज जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने कल हादसे के बाद दिए थे, लेकिन आज कोई अधिकारी जांच करने नहीं पहुंचा। ठीक इसी तरह के हालात जो है बाकी इलाकों में, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में देखने को मिल रहा है कि जब दौरे होते हैं, मंत्री दौरे करते हैं, मुख्यमंत्री दौरे करते हैं, उस दौरान तो अधिकारी मुस्तैद नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही इनका दौरा समाप्त होता है उसके बाद सभी रिलैक्सिंग मूड में आ जाते हैं। उसके बाद कोई कामकाज जो है वो जिस तेजी के साथ दिखाई देना चाहिए जमीन पर वो दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि कुछ इलाकों में अधिकारियों ने मिसाल तक पेश की है और देर रात तक रुक करके स्थितियों का जायजा लिया है और लोगों को राहत जो है पहुंचाई है। लेकिन कई इलाकों में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अधिकारी जो है उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और हालात जो हैं वो बेकाबू होते चले जा रहे हैं। क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि इलाकों में बाढ़ की संभावना जताई जा रही है, लेकिन समय रहते उन्हें खाली नहीं कराया जाता और बाद में जब स्थितियां गंभीर हो जाती हैं तब सेना की मदद लेकर के लोगों को एयरलिफ्ट कराया जाता है। ऐसे में आशंका बनी हुई, कुछ लोगों की जान जा सकती है। इन सब के बीच में यह उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है, हालांकि आज तो मौसम खुलने की वजह से थोड़ी परिस्थितियां ठीक हुई हैं। अब प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि कैसे जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जाए और उनके लिए राहत सामग्री की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल व्यवस्था की जाए, लेकिन सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री के दौरा करने के बाद अधिकारी गायब हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि लोगों को वक्त रहते मदद मिलेगी। रजनीश जी आपके पास आना चाहेंगे। जो जमीनी हकीकत है वो आपको देवेश ने बताई। एक सवाल और भी है, मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि जमीन ढूंढने को कहा गया है अधिकारियों को कि खाली जमीन पर लोगों को विस्थापित किया जाए। अगर अब जमीन ढूंढने का काम होगा तो फिर बाढ़ से निपटने के लिए जो बड़े बड़े दावे हो रहे थे फिर उनका क्या हुआ? बाढ़ के मौके पर सर जमीन ढूंढी जाएगी? देखिए अवधेश जी, बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बातों को समझने की जरूरत है। कुछ उपाय जो तत्काल में करने होते हैं वो तत्काल ये उपाय होते हैं कि भूखे को खाना मिल जाए, अगर कोई अस्वस्थ हो गया है, बीमार हो गया है, उसका इलाज ठीक ढंग से हो जाए और ये व्यवस्थाएं उनको रहने की, खाने की, पीने की करना, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होती है। अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो आप भी जानते हैं कि जो वर्षा हो रही है वो बहुत भीषण है और तेजी के साथ में पानी गिर रहा है, लगातार पानी गिर रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासन जुटा है, इसीलिए कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आ पाई, बड़ी जनधन की हानि नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ने सावधानी बरती है, लोगों को बचाया है और तमाम प्रकार के प्रावधान भी किए गए हैं। ये तमाम प्रकार की जो आरोप लगाकर, अनर्गल आरोप लगाकर राजनीति करना और 2018 का चुनाव और फलाना ढिमका विधानसभा के सत्र में ये करेंगे वो करेंगे, ये कहना सुनना केवल राजनीतिक कारणों से है। ये समय सेवा का है, ये समय उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देने का है। ठीक है सर, सेवा का समय तो है, लेकिन हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक देवांगन साहब वो कह रहे हैं कि इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी, ये 3 से 4 दिन पहले सभी जिम्मेदार विभागों को बता दिया गया था। फिर सर ऐसी चूक कहां पे हो गई? तभी तो इतनी सावधानी बरती गई और लोगों को बचाया जा सका और इन्हीं अलर्ट का जो लाभ लेकर लोगों को बचाने का काम हो पाया। नहीं तो आप जानते हैं जिस प्रकार से लोग कहीं भी बस जाते हैं, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बसा लेते हैं तो वो काल कवलित हो जाते, इस प्रकोप में आ जाते, लेकिन प्रशासन मुस्तैद हुआ और इसीलिए बचाया जा सका। मैंने कहा ये केवल प्रशासन का काम नहीं, बाकी समाज के लोगों को भी आगे आना होगा और कांग्रेस जैसी ये जो राजनीति कर रहे हैं, इन जैसी पार्टियां अगर सेवा के भावना से जुटती तो मुझे लगता है कि और भी आसानियां हो जाती, लेकिन ये केवल राजनीति का कारण ढूंढते हैं। हम राजनीति नहीं, प्रशासन हमारा मुस्तैद है और पार्टी के नाते भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आपने देखा होगा सांसद विधायकों ने भी आर्थिक सहयोग और जहां जहां जिस प्रकार की पीड़ित है उनको राहत देने का काम, राहत शिविर चलाने का काम, भोजन के पंडाल लगाने का काम तो शुरू किया है। मुझे लगता है सबको मिलजुल कर। ठीक है सर, मतलब आप संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं कि जो सियासत है वो संवेदनशील हो जाए ताकि लोगों को राहत मिले। तो चलिए सर सियासत की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने क्या बोला है वो हम सर सुनवा देते हैं। उनसे मैहर और दूसरे शहरों के बारे में पूछा था कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये ऐसी दिक्कतें आती, मकान ढह गए, पुलियां ढह गई, सड़कें बह गई। ये तो संसार में सब जगह होता है, अमेरिका में भी होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, यही पे नहीं ढह।
तो हिंदुस्तान में हो रहा है कोई नई बात नहीं है। रजनीश जी, एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहेंगे। जिस वक्त जनता बिल्कुल हताशा में है, डरी हुई है, क्या लगता है कि ये संवेदनशील बयान है? देखिए, संवेदनशील तो बयान उन्होंने बिल्कुल दिया, क्योंकि उन्होंने बाढ़ से प्रभावितों के लिए मदद की आह्वान किया और अपने सांसद विधायक पदाधिकारियों से आर्थिक सहयोग की बात भी की, पंडाल लगाने, राहत शिविर खोलने की प्रावधान भी किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, इंजीनियर दोषी है तो उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। आईपीसी की जितनी भी धाराएं उनके खिलाफ लग सकती है, मतलब सारी कार्रवाई होगी, लेकिन जो हो रहा है वो भी प्रकृति का नैसर्गिक न्याय है, मतलब जो हो रहा है होता रहेगा। पंकज जी, आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का बयान नंदू भैया का सामने आया बहुत शर्मनाक है, और उन्होंने कहा कि जो होता है होता रहता है, अमेरिका में होता है, हिंदुस्तान में होता है। ये सरकार की संवेदनशीलता या संवेदनहीनता जो आप परिभाषित करें उसको प्रकट करता है। मेरे मित्र बहुत चीख कर कांग्रेस पर राजनीतिक आरोप लगा रहे थे, पर यदि इनको बीजेपी के गिरेबान में झांके तो वहां सिर्फ राजनीति नजर आएगी, एक विषय। दूसरा जो सवाल बहुत देर से पूरे पैनल ने उठाया अवधेश जी, कि जब चेतावनी थी तो उसकी क्या पूरी व्यवस्था की गई, ड्रेनेज की क्या व्यवस्था की गई। मेरे मित्र ने कहा कि लोग छोटी छोटी झुग्गी कहीं बना लेते हैं तो सरकार सोती रहती है। यदि वो कैशमेंट एरिया या फ्लो एरिया या वो ड्रेनेज एरिया में यदि स्लम एरिया या झुग्गी बनाते हैं तब सरकार क्यों सोती है? वो कौन 3 लोग हैं जो उनको वहां जगह देते हैं? तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है, और सरकार जिम्मेदार दिखे उसकी कोशिश में राजनीतिक नौटंकी हो रही है। और कांग्रेस यदि विधानसभा में उठाने की बात करे तो राजनीति, कांग्रेस यदि आपकी जीत का उत्तर दे तो राजनीति, और शिवराज सिंह चौहान साहब और बीजेपी और नंद कुमार सिंह चौहान साहब वो करें वो राजनीति नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है, और सरकार को अपनी भूल स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंसाफ तो इस सरकार के साथ जनता भी करेगी और ईश्वर भी करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों में से यदि एक आदमी की मृत्यु होती है तो मुख्यमंत्री जी उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। आज मुख्यमंत्री जी वहां पुलिस को पालकी बनाकर घूम रहे हैं। शर्म आना चाहिए कि जहां एड़ियों तक पानी है वहां मुख्यमंत्री जी की फोटो शाम से व्हाट्सएप पर सब जगह चल रही है, ताकि ये दिखाया जा सके कि मुख्यमंत्री जी सक्रिय है। तो अपनी नकली सक्रियता, अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए मुख्यमंत्री जी पुलिस को पालकी बना के घूम रहे हैं, और बीजेपी के लोग कांग्रेस पर राजनीति की बात करते हैं। जिन मुद्दों पर बात सोची थी, हम तो जानना चाहते हैं कि क्या किया मुख्य सचिव उनकी ठीक है, क्या जमीनी हकीकत जानना जरूरी है। एक बार फिर से देवेश का रुख करते, रजनीश जी आपके पास आएंगे। उस एसडीएम ने, अवधेश जी मेरी बात पूरी हो जाए जी। अवधेश जी हमें जानना चाहते हैं, जवाब जरूर सुन लेना। जो इनकी राजनीतिक बयानबाजी है और जिस प्रकार की धोती राजनीति कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर कर रहे हैं, उसका जवाब जरूर मेरे से ले लीजिएगा। जब मैयर के एसडीएम को पता था, बहुत शर्मनाक और बहुत दर्दनाक है कि जिस प्रकार बाढ़ पीड़ितों पर ये राजनीति कर रहे हैं। सेवा और सुविधा की बात होनी चाहिए जो प्रशासन कर रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है शर्मनाक है और दर्दनाक ठीक है सर, लेकिन पंकज जी जो मैहर का मुद्दा उठा रहे हैं उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। मैहर से हमारे साथ देवेश लगातार बने हैं। देवेश, जिस तरीके से मैहर में बिल्डिंग हादसा हुआ, एसडीएम का कहना है कि 3 दिन पहले या माफ कीजिएगा कुछ महीने पहले बताया गया था हाउसिंग बोर्ड को कि ये बिल्डिंग खस्ताहाल है, उसके बावजूद ये बिल्डिंग गिर गई। अब कुछ प्रशासनिक अमला बयान दे रहा है इस पर। तो देवेश से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रजनीश जी, मुद्दा ये जो मैहर वाला है ये अहम है, और उसके साथ ही साथ मैं कुछ और मसले उठाना चाहूंगा। कई जिलों में पुल बह गए, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, और कई पुल ऐसे बहे जिनको 1 साल या 2 साल निर्माण में हुए थे। तो क्या लगता है कि इन मामलों में गंभीरता नहीं बरती गई और हालात धीरे धीरे विकट ही हो रहे हैं, आने वाले सालों में और विकट हो जाएंगे? देखिए, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी कोई लाइफ है और उस लाइफ को इग्नोर करते हुए उसकी देखभाल नहीं की गई और वो बह गया, तो निश्चित रूप से दोषी जो अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, इंजीनियर हैं, उनको कार्रवाई उन पर हो रही है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। इससे कोई इंकार नहीं कर रहा, ना कोई कर सकता है, इसमें कोई संदेह किसी को ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर ये मैहर की जो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अगर पहले चेतावनी दी थी, तो मैं फिर कहता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आईपीसी की जितनी धाराएं उन पर लग सकती है उनको लगाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से भी वही अपील की है कि किसी प्रकार से भी किसी भी इंजीनियर, ठेकेदार को बख्शा जाना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार के साथ में
नहीं खड़ी है जो किसी प्रकार की लापरवाही बरतता है। लेकिन अगर जिस प्रकार की फोर्स पानी के बहाव का होता है और उसमें कोई पुल या कोई सड़क टूटी है तो उसका कारण बहुत ठीक है, सरकार की नियत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक बिल्डिंग गिर जाती है, उसका मलबा हटा दिया जाता है, अफसर उसका सैंपल लेने नहीं पहुंचते, फिर तो नियत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। देवेश का रुख करते हैं, मैहर हमारे साथ बने हैं। देवेश, जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग का मामला है, इस मामले में आपने ये भी वहां से रिपोर्ट दिखाई कि सैंपल तक नहीं लिया जा रहा है, तो क्या माना जाए कि ये बिल्डिंग हादसा जो है इसकी जांच कहीं न कहीं संदिग्ध हो जाएगी? देखिए, कल जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे तब उन्होंने उसका जायजा लिया था और लोगों ने उनसे मिलकर के इसकी जांच की मांग की थी। जांच के आदेश भी हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिन के भीतर इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर उतना पानी नहीं भरा है जिससे कोई बिल्डिंग जो है पूरी की पूरी धराशायी हो जाए। घुटने भर तक पानी में कोई भी बिल्डिंग गिर नहीं सकती, क्योंकि आसपास और भी निजी बिल्डिंग है जो कि नहीं गिरे। केवल 3 मंजिला इमारत जिसके बने केवल 2.5 साल हुए हैं, वो इमारत पूरी तरह से भरभरा कर गिर जाती है। जब हमने उसकी बुनियाद जिस तरह से बुनियाद उखड़ी है उसकी गुणवत्ता को जांचने की कोशिश की तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरह से गिट्टी सीमेंट का गारा होता है जिसके माध्यम से कंक्रीट तैयार किया जाता है, वहां पर केवल रेत ही रेत नजर आ रही है। अगर ऐसे में सैंपल ही कनेक्ट नहीं किया जाएगा तो फिर आखिर जांच किस बात की होगी? जो अधिकारी हैं वो किस चीज की जांच करेंगे? क्योंकि जांच करने के लिए सबसे पहले सैंपलिंग कलेक्ट करना आवश्यक है। अगर सैंपल कलेक्ट कर लिए जाते हैं तो बाद में उनकी जांच के आधार पर यह तय किया जाएगा कि निर्माण जो है वो गुणवत्ताहीन था या गुणवत्ताविहीन था। साथ में जो मलबा उठाया जा रहा है उस मलबे को भी सीधे सीधे नदी में बहा दिया जा रहा है, यानी बाद में अगर उस मलबे को खोजने की कोशिश की जाएगी तो मलबा भी बिल्कुल कुछ हाथ नहीं आएगा और जांच सबूतों के अभाव में खराब हो जाएगी है, या जांच शुरू होने वाली है, या जांच होगी तो किस आधार पर होगी? बिल्कुल, जांच किस आधार पर होगी, बड़ा सवाल है। दिवेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो सवाल यही है कि 3 दिन में जांच के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन क्या वो जांच अपने अंजाम तक पहुंचेगी? सिद्धार्थ रोकड़े साहब हमारे साथ लगातार बने, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं। सर, जो हादसा मैहर में हुआ है, अगर सैंपल ही बिल्डिंग के नहीं लिए जाएंगे तो क्या जांच आगे बढ़ पाएगी? इसमें कुछ संदिग्ध लग रहा है क्या आपको? देखिए, ऐसा है कि जांच करने के भी कई सारे मानक है, कई सारे स्पेसिफिकेशंस है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के तहत दिए गए हैं। उन मानकों के तहत ही जांच होती है। तो अभी मुझे इस चीज का अंदाज नहीं है कि वो जांच में फिलहाल किस स्तर पे क्या कर रहे हैं, लेकिन सैंपलिंग किस तरह से जब कोई स्ट्रक्चर इस तरह से धराशायी हो जाता है तो उसकी सैंपलिंग की एक प्रोसीजर होती है, उसकी सैंपलिंग का एक तरीका होता है, उसी तरीके से वो सैंपलिंग की जानी चाहिए और उसके बाद लेबोरेटरी में उसके कई तरह के टेस्ट होते हैं और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। लेकिन अवधेश जी, मेरा एक इसमें एक मानना है कि देखिए, बार बार ये स्थिति निर्मित होगी कि आज इस साल अधिक बारिश हुई है, हो सकता है 2 साल बाद फिर हो, फिर बार बार रिपीट हो। देखिए, जब तक हम कोई एक मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, जब हम इसको बिट्स और पीसेस में ही देखेंगे इस पूरी स्थिति को कि एक बिल्डिंग गिरी और उसकी जांच दें, उसके इंजीनियर को कुछ कर दें या उसके कॉन्ट्रैक्टर पे कुछ किस तरह का जुर्माना लगाएं, लेकिन जब तक आप इसको एक पूर्ण परिप्रेक्ष्य में नहीं लेते हैं, इस तरह की चीजें बार बार होती रहेंगी। हमारी सड़कें हर बारिश में खराब होती रहेंगी, कोई ना कोई पुल गिरते रहेंगे, इस तरह की चीजें होती रहेंगी, क्योंकि कोई मैकेनिज्म अपनी जगह पे नहीं है जो इन चीज को संपूर्ण रूप से देखे और वो यह कोई ऐसी एक तय स्ट्रेटेजी बने जिसके तहत कि पूरे प्रदेश में इस पे अमल पाया जाए और इस तरह की दुर्घटनाएं या इस तरह की आपदाएं ना आए, इस पे किया जाए। बिल्कुल, इस तरीके की आपदाएं ना हो, एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। उसमें कहीं न कहीं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको कमी नजर आती है। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खनिज मंत्री और रीवा से विधायक भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जिस तरीके से बाढ़ के बाद विकट हालात बने हैं, अभी क्या स्थिति है रीवा सतना, खासकर विंध्याचल इलाके की बात करें, और किस तरीके से रेस्क्यू आगे बढ़ रहा है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोले। सर, हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से विंध्य के इलाके में बाढ़ के बाद हालात बिगड़े हैं, लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि मौसम विभाग ने 2-3 दिन पहले जानकारी दे दी थी। व्यवस्थाओं में सर कहीं कमी रह गई क्या कि अब स्थितियां संभाले नहीं संभल रही हैं? स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। परसों की रात वास्तव में बहुत ही चिंता से भरी हुई रात थी जी, जब रात को 11 बजे तक पानी का स्तर घटने के बजाय बढ़ रहा था जी। उस समय तक
हालांकि सभी लोग अपने अपने सुरक्षित जगहों में पहुंच गए थे, लेकिन पानी का लेवल 11 बजे के पहले तक चूंकि घटा नहीं, इसलिए बहुत ही चिंता की बात हो गई थी। रात हो चुकी थी जी, लेकिन उसके बाद जब जल स्तर नीचे गिरने लगा तो टेलीफोन और संचार के जो भी साधन थे सभी उन 1000 लोग रीवा शहर में छतों में थे जी, उनको ये कहा जा रहा था लगातार कि आप लोग अब चिंता न करें, रात जरूर कष्ट से भरी है लेकिन पानी का स्तर नीचे गिर रहा है, इसलिए अब आप सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। सबको का मनोबल बढ़ाते हुए रात बीतने के बाद अगले दिन सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू हुआ है और उससे स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण है। अब आज की परिस्थिति में अभी तो पूरी तरीके से पानी, चाहे वो रीवा शहर की बात हो, चाहे वो त्योथर का इलाका जो जिसमें करीब 60 से 70 गांव घिर चुके थे जी, वहां भी पानी अपने पुराने स्तर तक पहुंच गया है जी। और अब साफ सफाई का काम, छिड़काव का काम और फूड पैकेट लगातार उनको पिछले 16 तारीख से जब से ये वर्षा शुरू हुई है तब से लगातार फूड पैकेट्स उन लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और टैंकरों के माध्यम से भी पानी हर मोहल्ले के हर गली में खड़ी कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को फिर से सामान्य, ठीक है, मतलब स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि सर आपने खुद ही जिक्र किया कि त्योथर तहसील हो गई, गुड़ हो गई, मनगवा हो गया, इन सब इलाकों में एक शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है कि लोग हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं लेकिन मदद उनको वक्त रहते नहीं मिल रही है। और रीवा में तो सर ऐसी भी तस्वीर सामने आई, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मदद की बजाय गालियां दी अधिकारियों ने। नहीं, ये इक्का दुक्का लोगों ने इस प्रकार की बात कही है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर और ये कहते हैं कि चूंकि ये कुदरत का कहर था जी और इसलिए ये परेशानी हमारे सामने आई, लेकिन प्रशासन ने हर स्तर पर हम लोगों को हर प्रकार के सहयोग करने का काम किया है। ये मेजॉरिटी इस बात को कह रही है। ठीक है, मेजॉरिटी इस बात को करे। सर एक तरफ और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे, ये तो मान लीजिए कि अभी 3-4 दिनों से स्थितियां बिगड़ी, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद कई जिलों में सर आपके पुल बह गए और कुछ पुल ऐसे थे जिनकी उम्र केवल 1 या 2 साल थी। इन मामलों में सर क्या गंभीरता नहीं हो पा रही है? क्योंकि पहले भी कुछ कंपनियों के नाम सामने आए जिन्होंने पुल बनाया, उसी कंपनी का बनाया हुआ दूसरा पुल भी बह जाता है। क्या इसमें सर कार्रवाई जिस स्तर पर होनी चाहिए नहीं हो पा रही है? देखिए, ये इसमें जांच के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा कि वास्तव में पुल बहा है कि पुल के बगल की अप्रोच बही है, कहीं काम की गुणवत्ता के कारण अप्रोच बही है कि वहां पर जो क्रॉसिंग बननी चाहिए पानी की वो उसका प्रावधान न होने के कारण वो मिट्टी बही है। तो कई समग्र रूप से इसको देखना पड़ेगा कि गुणवत्ता के कारण, यदि काम की गुणवत्ता के कारण रोड डैमेज हुई है तो उस पर अलग कार्रवाई बनती है, और यदि उसमें स्ट्रक्चर जो रोड में आवश्यक होते हैं उसका असेसमेंट में कहीं यदि गड़बड़ी हुई है और स्ट्रक्चर न होने के कारण वहां की मिट्टी बही है तो उस प्रकार से इसका जब तक एनालिसिस नहीं होता है तब तक अभी कुछ कह पाना संभव नहीं। लेकिन सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दिए हैं कि जहां कहीं भी अप्रोचेस बही है या पुल बहा है तो उसकी जांच करेंगे और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहेंगे। हमारे साथ खनिज मंत्री जो बने रीवा से विधायक भी हैं जी, जिस तरीके से बता रहे हैं कि 3-4 दिन में स्थितियों को संभाला गया है, अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, फिर असंतुष्टि कहां पर है? आप लोगों को कहां पर कमी दिख रही है? सर मैं तो अवधेश जी माननीय शुक्ला साहब से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो जांच का कहा, तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जांच कैसी होती है, कितनी होती है, तो कृपया यदि मंत्री महोदय स्पष्ट करें आपके चैनल के माध्यम से कि ये पुल बहने के मामले और मैया की घटना के मामले जांच कब तक होगी और कब तक उसके परिणाम सामने आ जाएंगे और कब तक कार्रवाई होगी? क्योंकि बहुत स्थिति से बात है अवधेश जी के शुक्ला साहब का जो बैकग्राउंड मुझे मालूम है, उनको निर्माण क्षेत्र की तमाम बारीकियां ज्ञात हैं। स्पेसिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन ये 2 चीजें बेसिक हैं जो निर्माण को किसी को फिक्स करती है।
तो इनमें कहाँ चूक हुई, ये जानकारी कब तक जनता को मिलेगी, कब तक कार्रवाई होगी, यदि चैनल के माध्यम से बता देंगे। नहीं तो अवदेश होता क्या है कि जब घटना दुर्घटना होती है तो अब जांच की बात की जाती है, कार्रवाई की बात की जाती है, और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं, पर अंत जो करता सब कागजों में ज्यादा रिपोर्ट सामने नहीं आती। तो कृपया शुक्ला साहब बताएं कब तक जांच हो पाएगी इन मामलों में जिनमें पुल बहे हैं और मैयर की बिल्डिंग गिरी है। ठीक है राजेश जी, पंकज जी का जवाब तो आपसे चाहेंगे। एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि मैहर में जो बिल्डिंग गिरी है वहां से जानकारी आ रही है कि मलबे को नदी में बहाया जा रहा है, अब तक अधिकारी सैंपल तक लेने नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सर जांच की जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब जाना चाहेंगे, क्या कोई मियाद है? देखिए पंकज जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैहर की घटना हो या रीवा की बाढ़ की घटना हो, सतना की घटना हो, स्वयं मुख्यमंत्री जी मौसम खराब होने के बाद सड़क मार्ग से इटारसी आए, इटारसी से बाई ट्रेन वो सतना आए, सतना से वो मैहर पहुंचे और मैहर और सतना के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करके वो फिर रीवा आए। तो इससे उनको ये अभी तक रीवा में बाढ़ 97 में भी आई, 2003 में भी आई, 2005 में भी बहुत हल्की बाढ़ आई थी, लेकिन 97 और 2003 में बहुत बड़ी बाढ़ थी और उसके बाद अभी हुई है। मुख्यमंत्री का तो दूर, स्थानीय जो यहाँ के जिम्मेदार नेता होते थे वो अपने घर से बैठ के ही बाढ़ में किस प्रकार की कार्रवाई हुई करते थे, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं जनता के बीच में। तो हमारी सरकार कितनी गंभीर है, इस प्रकार के मामलों को कितनी गंभीरता से लेती है और मुख्यमंत्री जी स्वयं कितने संवेदनशील हैं, तो उनको ये भरोसा करना चाहिए कि यदि इस प्रकार की बातें आई हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि उस रोड में कहीं टेक्निकल कमी थी या कंस्ट्रक्शन का फॉल्ट था, इसकी जड़ में हम जाएंगे और जो इसके का समाधान होगा, जो जिम्मेदारी जिन पर तय होगी उन पर कार्रवाई होगी। ये सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है गैर जिम्मेदारी के प्रति और करप्शन के प्रति। ठीक है सर, जीरो टॉलरेंस होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की भयावह मियाद का आग्रह क्या मेरा सर, मियाद का हेलो सर, पंकज जी मियाद पूछ रहे हैं। हेलो, अब मियाद तो सीधे मेरे विभाग से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जितना शीघ्र हो सकेगा उतनी जल्दी होगा। ठीक है, शीघ्रता से होना भी चाहिए। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और बेहद गंभीर मसला है इस पर राय देने के लिए। और राजेंद्र शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप इस मंच पर आए तो जनता को आपने भरोसा दिया और उम्मीद करते हैं कि इस भरोसे पर आपकी सरकार खरी उतरेगी। कम से कम जो कमियां अभी नजर आ रही हैं वो आने वाले वक्त में नजर नहीं आएंगी। फिलहाल आपकी आवाज में इतना है।